कि समन संघ ने आज आदेश किया है। मैं समन संघ का मुख्य कंसेप्ट देने के लिए तैयार हूँ। सर, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी जी साथियों को, सभी बहनों और सर को संगं नमामि, जय भीम, नमोदाय, सारे संतों को वंदामि। आज के कंसेप्ट में हम लोग कुछ इन बातों, मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे कि आज जो 5 राज्यों का जो इलेक्शन हुआ है 3-4 दिन पहले, उसका जो आउटपुट आया है, उसका और समन संघ का क्या संबंध है, समन संघ की उस बारे में क्या सोच होनी चाहिए, उसी के संदर्भ में हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, और भविष्य में समन संघ ऐसे मौकों का Recording in बेनिफिट progress. उठाकर किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर अपनी भी प्रोग्रेस कर सकता है और लोगों की समाधान भी कर सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर समन संघ में हमको बुलाया जाता है, एक बात बताई जाती है कि जुड़ो जोड़ो। बहुत सारे लोग, मेरे तो इतने सारे दोस्त हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में है, कुछ आईएएस ऑफिसर्स है, कुछ पीसीएस ऑफिसर्स है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स है, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है। और ऐसे लोग मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि ये आप समन संघ का चलाते हो पोर्टल, लोगों के से बात करते रहते हो, तो इसका अल्टीमेट एम क्या है आपका? आप सिर्फ ये कहते हो कि जुड़ जाओ जुड़ जाओ, जुड़ो जोड़ो, और बाद में आप क्या? तो आपकी रणनीति क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, और हमारी जो आज की जो ज्वलंत समस्या है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हो? तो इनके साथ हम लोग बहुत बार चर्चा करते हैं और उसके ऊपर उपाय भी बताते हैं, पर वो नहीं मानते नहीं। तो आज जो हमारी गहन समस्या जो हो चुकी है, उसके बारे में हमको आज चर्चा करनी है। तो समन संघ में और अन्य अन्य इसमें क्या फर्क है? 1 मिनट सर, 1 ही मिनट। समन संघ में और अन्य इसमें क्या अंतर है, ये मैं बताता हूँ। बात ऐसी है कि समन संघ लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है। समन संघ में कोई व्यक्ति, वैयक्तिक व्यक्ति या इंडिविजुअल व्यक्ति अपना हित नहीं देखता, हम समाज का हित देखते हैं। स्क्रॉल करिए, चल गया है कुछ। ऐसी बात है। तो नहीं तो माझ्या तो समन संघ में और जो संगठन है, इनमें बेसिक फर्क क्या है काम करने का? समन संघ कभी खुद की बात नहीं करता, या कोई व्यक्ति आया हो वो कहता है कि मैं अपना स्वार्थ कैसे निभा लूं, मैं लोगों के जुड़ते जोड़ते लोगों से मैं क्या पा सकूंगा और मेरी कितनी उन्नति होगी। ये समन संघ का मेन हेतु नहीं है। समन संघ का हेतु ये है कि जो भी कोई काम करना है, संगठित होकर करो, इकट्ठा होकर करो, एक दूसरे के साथ सोच बना लो, अपनी सोच को समाज के सोच के हित में, समाज की सोच की हित में उसके साथ अपनी सोच को देख लो, उसका डिस्कशन करो, और फिर बाद में ये देख लो कि हमारी कॉमन सोच क्या होनी चाहिए। दूसरा है कि अगर हमारा सारे समाज का, खासकर यहाँ पर सारे समूहों का एक विचार अगर हो जाता है, तो उसकी फिर पॉलिसी डिसाइड कर लो, उसका प्लान कर लो और स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लो। तो इसी को तथागत बुद्ध ने कहा, ये पहिया चक्कू, पहिया चक्कू यानी जो तीसरी आंख वाला जो कंसेप्ट आया ना, ये लोगों ने शिव के नाम पे बताया है। लेकिन जो भी कोई साथी तथागत बुद्ध का धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का पहला अगर प्रवचन सुनेंगे ठीक तरीके से, तो उन्होंने कहा कि चक्षु उदपादि, मतलब हमारी आंख खुल जाती है, विजन खुल जाती है। उससे क्या होता है? तो कहते हैं कि पहिया उदपादि यानी प्रज्ञा विकसित हो जाती है। प्रज्ञा यानी क्या होता है? तो उसको तीसरी आंख बोला है। हमारी 2 आंख से तो हम देखते हैं, लेकिन जितना हम नजर में देख सकते हैं, उसके आगे की सोच क्या है? कि अगर भारत में अगर ऐसा हुआ कि 5 राज्यों का इलेक्शन हुआ, वो बताया जाता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से हुआ, लेकिन तीसरी आंख सोचने वाले जो भी लोग हैं, जो खुद के बारे में, स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते, जनता के हित में, समनों के हित में, और जो वंचित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके भलाई के बारे में सोचते हैं,
वो लोग हमेशा इससे चिंतित नहीं होते, वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए काम करते हैं। और बहुत सारे लोग समन संघ भी चलाते हैं, लेकिन उसमें अपना खुद का स्वार्थ ढूंढते हैं। वो देखते हैं कि मैंने 200 लोगों को, 500 लोगों को जोड़ा, अब मैं मुखिया बन जाऊंगा, या फिर मेरा वारिसदार जो है, मेरा फोररनर जिसको बोलते हैं, कि मेरी आइडिया निभाने वाला ये दूसरे जनरेशन वाला ये व्यक्ति है। और वो ये भी कहते हैं कि अब इसको तुम हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये यहाँ का, आपका इधर का मुखिया रहेगा। बात तो करते हैं कि इकट्ठा जोड़ने की, लीडरशिप यहाँ पर कोई नहीं है, कलेक्टिव लीडरशिप है, एक एक जगह पर आकर हमारी उन्नति होगी, ऐसा बताते हैं। पर उनका भी हेतु उद्देश्य संगठन वालों जैसा होता है, पॉलिटिकल पार्टी जैसा होता है। पॉलिटिकल पार्टियों में, संगठनों में और समन संघ में बेसिक फर्क ये है कि समन संघ में किसी निजी एक व्यक्ति का स्वार्थ नहीं होता, वो कलेक्टिव विकास की बात सोचता है। और समन संघ डिसाइड करता है कि इसमें से किसके हाथ में थमा दी जाए। जैसे कि अभी हम कहेंगे कि पॉलिटिकल, जो अगर आपको सक्सेस होना है पॉलिटिकली, तो समन संघ कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, लेकिन समन संघ अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाकर वो ये देखेगा कि कौन व्यक्ति इसके लिए सबसे उचित या पात्र है, उसको आदेश देगा। जैसा कि समन संघ में कंसेप्ट देने के लिए भी आदेश दिया जाता है, और समन संघ का आदेश का पालन करना पड़ता है। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है, उसको तथागत बुद्ध ने तीसरी आग बोला है, वो प्रज्ञा की आंख होता है। तो समन संघ हमेशा अपनी प्रज्ञा की आंख को देखकर आगे की रणनीति तय करता है। वो कैसे पहचाना जाता है? वो कहते कि चक्षु उदपादि, ज्ञान उदपादि, पय्या उदपादि। हमारी अगर आंख खुल गई, मन की आंख, सोच की आंख, विचार की आंख, आगे की क्या होने वाला, इस सोच की आंख जो अगर खुल गई, तो आपकी प्रज्ञा उसके बारे में सोचती है। और वो पता चलता है कि आने वाले 5 साल में क्या होगा, आने वाले 10 साल में क्या होगा, आने वाले 50-100 साल में क्या होगा। ऐसी ही प्रज्ञा चक्षु विकसित होने वाले इंसान ने हमारे देश का, यानी दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखा है। उन्होंने जो बहुत सारे व्याख्यान दिए, उसमें से सबसे बढ़िया अगर उनका कोई संबोधन होगा तो वो है 25 नवंबर 1949 का। तो 5 राज्यों के इलेक्शन के बारे में बहुत लोगों ने सोचा कि अब क्या होगा। जैसे कि बंगाल में हमने देखा, बंगाल के बारे में तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि बंगाल में बहुत बड़ा खेला होने वाला है, और वो खेला हो चुका है। डेमोक्रेटिकली अगर देखोगे तो प्रेडिक्शन जो था वो उसी सत्ताधारी पक्ष के साइड में था, पर नैरेटिव ऐसा खड़ा किया गया, उसके लिए सारी यंत्रणाएं गवर्नमेंट की, जो सारी जो है चारों स्तंभ जो है डेमोक्रेसी के, उसको यूज किया गया और उससे परिणाम बदल दिया गया। दूसरा एक परिणाम करने वाला जो इश्यू आया है वो तमिलनाडु का आया है। तमिलनाडु में कभी सोचा नहीं था कि डीएमके की जो पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता से बेदखल हो जाएगी और किसी नई पार्टी को इतना अनपेक्षित रिजल्ट आएगा उसके फेवर में। ये भी एक चिंता का कारण। तो ये 2-3 चीज, बाकी का तो आसाम वगैरह का तो छोड़ दो, वो तो ऐसा ही था, वो होना ही था, ये तो होना ही था, ऐसा था वो। बाकी के दो, इसका तो कोई ज्यादा ध्यान देने लायक बात नहीं। पर डेमोक्रेसी हमारी क्यों मोड़ ले रही है और आगे जाके क्या होगा, इसमें से दूसरी चीज एक घटित हो रही है। देखो, भारत का संविधान देखकर दुनिया के बहुत सारे, मैंने बार बार कहता हूं कि लगभग 72 कंट्रीज ने भारत के संविधान से कुछ ना कुछ तो भी उठाया, स्ट्रेटेजी उठाई होंगी। तो किस तरीके से हमारी सोशल डेमोक्रेसी अडॉप्ट होगी, किस तरीके से हमारे रोजगार उत्पादित होंगे, किस तरीके से प्रजा का फायदा होगा, किस तरीके से हमारी इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे डेवलप होंगे, किस तरीके से विश्व के सुपर पावर के साथ हम लोग अपनी नीति तय करेंगे, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, अगर नहीं होगी तो क्या होगा। और जन आंदोलन खड़ा होगा, और उसमें से जेनजी जैसा एक बहुत बड़ा यूथ या यूथ फोर्स सामने आएगा, और वो देश की पूरी तस्वीर बदल डालेगा। ये तीनों प्रयोग तीनों देशों में हो गए, हमारे बगल के देश है, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ। अब वही बारी क्या इस देश में हो सकती है, ये बुद्धिजीव के बीच में चर्चा हो रही है। पर उसके लिए समन संघ क्या सोचता है, समन संघ की क्या स्ट्रेटेजी है, समन संघ किस तरीके से अपनी तीसरी आंख खोलकर सोच सकता है, इसकी हमारे समन पुरखे जो है, उन्होंने बहुत बड़ी सोच रखी है। जो कि एक 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, हमारा एक समन पुरखा जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान बना, उसने सारे दुखों के ऊपर खोज की और उसके ऊपर इलाज भी बताया। और उन्होंने सोशल और कल्चरल रेवोल्यूशन प्ले की।
उसके 200 साल के बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन एम्परर सम्राट उत्पादित हुआ और उसने उनकी सोशल और कल्चरल सोच के ऊपर काम किया और दुनिया की सबसे बड़ी बेस्ट ह्यूमैनिटिकल ऑर्डर, वो भले ही राजा की थी, वो बेनेवोलेंट डिक्टेटर था सम्राट अशोक। बेनेवोलेंट डिक्टेटर का मतलब है कल्याणकारी हुकुमशाह। ये सम्राट अशोक के काल में ऐसा क्षण आया था कि प्रजा का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला कोई एम्परर उस वक्त पैदा हुआ और उसने सारी चीज लगभग 35 साल तक अपना शासन चलाया और दुनिया के सामने सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन दिया। उसी एडमिनिस्ट्रेशन के चलते केवल भारत के ही नहीं, तो दुनिया के कई राष्ट्रों में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सम्राट अशोक के शिलालेखों का जो बताया गया वही चल रहा है। और जिस देश ने ये अडॉप्ट की है पॉलिसी, उन देशों का कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम बिगड़ा नहीं, जैसे यूएस का हुआ या यूके का हुआ या ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का हुआ या फ्रांस का हुआ, जर्मनी का हुआ। जर्मनी का तो खैर बदल गया था हिटलर के जमाने में। तो यहाँ की डेमोक्रेसी इतनी सस्टेन क्यों कर पाई? क्योंकि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो कल्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर था, वही सम्राट अशोक के विचारों के ऊपर या शिलालेखों के ऊपर आधारित है और स्ट्रैटेजी के ऊपर उन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई। भारत के पास ये भरपूर सामान पड़ा है, भरपूर स्ट्रेटेजिक मटेरियल हमारे पास है। पर 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के सामने जो संबोधन किया था सबसे आखिरी वाला, उसमें हमारे सारे देश की नीति का, भविष्य की राजनीति का, स्ट्रेटेजी का सारा मुख्य सार है, जो कि संबंध संघ का सार है। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो जो 25 नवंबर 1949 को दिया हुआ जो घटना समिति का सबसे आखिरी संबोधन, जो घटना निर्मित करने वाले व्यक्ति ने, बाबा साहब ने बताया, उसी के ऊपर अगर हम हमारी सोच के रखेंगे और हमारी तीसरी आंख खोलकर अपनी प्रज्ञा को विकसित करेंगे, तो हम जानेंगे कि आने वाले 5-6 साल में क्या हो सकता है और उसके लिए हम तैयार किस तरीके से हो सकते हैं और उसके लिए क्या करना है। तो सीधा संबंध संघ का रास्ता है कि सबसे पहली अगर स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए, तो जो लोग जानते नहीं उन लोगों को जगाना होगा। मतलब जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं जाग जाऊं। सबसे पहले मुझे जागने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, तो अनित्यता का सिद्धांत मैं फॉलो करना मुझे करना होगा। क्या? तो मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, मैं इस दुनिया में रहकर कुछ हजारों लाखों साल तक नहीं रहूंगा। मैं यहाँ पर जब यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। छोड़कर जा सकता हूं तो मेरे कर्म का विपाक, मैं जो यहाँ पर काम करूंगा उसका जो इम्पैक्ट है, परिणाम है, यही यहाँ पर रहेगा। बाकी ना तो मेरा शरीर इधर जैसा है वैसा रहेगा, वो परावर्तित होकर दूसरे इसमें उत्पादित होगा। तो सारा कुछ अनित्य है, सभ्य संकर अनित्याति। ये बात सबसे पहले समन संघियों को जाननी पड़ेगी। दूसरी बात, वो इसमें ये करना पड़ेगा कि मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है। अगर समन संघ इकट्ठा होकर सारे लोगों को पहले एक लाता है, उनकी सोच बदलने की कोशिश करता है और ऐसी सोच बदले हुए लोगों को जुड़ने और जोड़ने का काम करता है, ऐसे लोग धीरे धीरे संख्या में ज्यादा हो जाएंगे। तो उनके बीच में अपना निजी स्वार्थ नहीं होगा, वो आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचेगा। अगर उसको चांस मिल जाता है तो बचा हुआ जीवन का जितना चांस है उतना जीवन का पूरा काम यहाँ पर भूमिका या रोल अदा कर कर यहाँ से निकल सकता है, वो निकल जाता है, क्योंकि निकल तो सभी को जाना है। तो ये वाली सोच रखनी है। ये जो संभाषण है 25 नवंबर 1949 के अंतिम संभाषण का था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट का। तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं कि मेरा मन इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो रहा है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। किस बात के लिए? तो कहते हैं कि संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से ये जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर खड़ा किया, उसको मंदिर कहते हैं, टेम्पल। वो डेमोक्रेसी का जो टेम्पल हमने खड़ा किया है, क्या इसको बरकरार रखने के लिए जो सत्ता चलाने वाले लोग होंगे वो इसके नियम कानून रूल से चलेंगे? अगर नहीं चलेंगे तो इस देश की बड़ी मेहनत से खड़ी की हुई डेमोक्रेसी की जो इमारत है, जो स्ट्रक्चर है, जो मंदिर है, ये कभी ढह ना जाएगा, कभी उद्ध्वस्त नहीं हो जाएगा। इसके लिए मेरा मन सबसे ज्यादा चिंतित रहता है। बाकी के लोग तो अपने पार्टियों को किस तरीके से सत्ता में लाना, और हम लोग अपने ही जाति के, अपने ही वर्ण के लोगों को किस तरीके से सत्ता में लाकर अपने ही आने वाले जनरेशन को सुखी कैसे रखना, इसी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन वो इंसान जिसने संविधान बनाया था, खासकर
संविधान की नींव रखी थी, वो ऐसा सोच ही नहीं रहा था। अन्यथा वो कहता कि मेरे बच्चे को चून के लाने की व्यवस्था करना, ऐसा उसने नहीं कहा। ये इसीलिए क्योंकि वो अनित्यता में जी रहा था, और उन्होंने कहा कि इसीलिए मेरा मन हमेशा चिंतित रहता है कि इस देश के डेमोक्रेसी का क्या होगा। जो लोग वंचित है, जो शोषित है, जिनको डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके हित की अगर बात नहीं होगी, इसका मतलब फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने की बात नहीं होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को समाज में खासकर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन प्ले करने के, लोगों को आर्थिक समता स्थापित करने के लिए अगर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। जो लोग वंचित लोग होंगे और उनको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी ध्यान में आएगी, समझ में आएगी, उसकी स्ट्रेटेजी भी पता होगी, लेकिन उनके बीच में अगर सोशल डेमोक्रेसी का प्रचार प्रसार और आचरण नहीं होगा तो दे विल ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी। वो लोग चिंतित होकर, नाराज होकर, निराश होकर और गुस्से में आकर, व्यतीत होकर इस डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर को ब्लो अप कर देंगे, यानी तोड़ मरोड़ रख देंगे, उद्ध्वस्त कर देंगे। तो ये घड़ी बराबर देखो 75 ईयर्स हो गए। आज अगर हम ये 5 राज्यों के इलेक्शन से अगर नहीं सीखते हैं कि हम लोगों को जैसे हमारे 3 देशों के बीच में हुआ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर टू ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर ब्लो अप करोगे और जिनके लिए डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना है वो लोग अगर इकट्ठा नहीं रहेंगे तो यहाँ पर जातियों के नाम पर टुकड़े पड़ेंगे और अलग अलग राष्ट्र भी निर्माण हो सकते हैं। ये सोच बाबा साहब ने रखी थी, क्योंकि यहाँ पर सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश नहीं हुई है। तो 25 नवंबर के आगे के इसमें वो कहते हैं कि 3 प्रकार के धोखे हैं खासकर। तो क्या पहला धोखा क्या है कि हमारे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य साध्य करने के लिए हमको सनदशील मार्ग का ही अवलंब करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक वेज जो होते हैं उन्हीं का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अन्यथा कोई लोग गुस्से में या बगावत करते हुए या जेंजी के हाथ में सत्ता देकर ये स्ट्रक्चर तो आप ब्लो अप कर दोगे, लेकिन यहाँ पर जाति जातियों के वर्ग में बिखरे हुए लोग कहीं ऐसा ना कर दे कि हमारी जातियों का अलग राष्ट्र दे दो या हम लोग आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे। और दुनिया के सुपर पावर भारत के बारे में यही सोचते हैं। ये भी बाबा साहब ने आगा किया था, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी विश्व की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। जो तीनों राष्ट्रों में जो डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की है उनकी संख्या 4-5 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर नहीं है। हम लोग 144 करोड़ लोग हैं, और इसको कितने लोगों को आप संभालोगे। और संभालने वाले और जिनके पास रिसोर्स है वो तो कभी अपने स्वार्थ के सिवा दूसरी बात सोचेंगे ही नहीं। ऐसे में सबसे बड़ा धोखा है कि हमारे सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य जो हमने बनाए हैं, जो कि फंडामेंटल राइट में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, इनको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आपको क्रांति का मतलब बगावत का विचार इम्प्लीमेंट नहीं करना, नहीं सोचना है। तो क्या करना हो, सनदशील मार्ग से ही आप कर सकते हो। तो सनदशील मार्ग मार्ग कौन सा है, डिसिप्लिनरी या उसको कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मार्ग कौन सा है, संवैधानिक नीतिमत्ता का। तो कहते हैं कि पहले आपको एक जैसे लोगों का संघ तैयार करना पड़ेगा। You will have to establish a union of those people, those who can think rightly or equally, और वो लोग सॉलिडेरिटी में रहेंगे, मतलब एकता में बने रहेंगे। किसी भी हालत में वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि अगर ये बगावत हो जाती है और सारे मुखिया बनने का चांस अगर मुझे आता है तो मैं किसी दूसरे लालच देने वाले व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि मैं हमारे जैसे एक सोच जैसे लोगों के साथ ही जुड़ूंगा। ये प्रण करना है। ये बात आपको तमिलनाडु के डेमोक्रेसी में नजर आई है। भले ही आप कहते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विजय जो आए थालापति जो चुन कर आए हैं तो उनको अपने देश चलाने वाले दूसरे नंबर के व्यक्ति का 5 बार फोन गया। आपको पता नहीं ये वीडियो सुनने को मिली या नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने 5 बार फोन कर किया और कहा कि हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनका फोन ही नहीं उठाया। उन्होंने जो अपोजिशन पार्टी का जो नेता है उसके साथ पैक करने की बात कही है। कम से कम उसका उसका जमीर इतना तो जागा है कि मैं जो लूंगा तो इन्हीं लोगों से लूंगा। लेकिन तीसरी खबर और दूसरी उल्टी खबर आ रही है कि जो AIADMK है उनके लोगों ने भी उनको खुला समर्थन देने के लिए बात कही है। तो ये भी ऐसा हुआ कि कई डेमोक्रेसी का पलटवार करने के लिए OBC और शेड्यूल कास्ट के बीच में अंतर गिरा दो
दरी पैदा करो और आने वाले 5 साल में फिर उसी राज्य को भी हथिया लो। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रेटेजीज है वो अपनाने की कोशिश हो सकती है, तो ये अलर्ट रहने की बात है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो संख्या में हमको सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के जो हमारे टारगेट्स है उसको अपनाने के लिए इकट्ठा होना ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए समन संघ जो कह रहा है कि जितने भी संगठन 29 लाख है SC ST और OBC के और 4.5 लाख एक्टिव संगठन है, उन्होंने आज तो ज्यादा हो गए, अभी ऐसा कहा जाता है कि 32 लाख संगठन है रजिस्टर, इन्होंने अपना स्वार्थ छोड़कर इकट्ठा आने के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। अन्यथा आपके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास पावर नहीं है। अभी मिलिट्री में भी दूसरे लोग जा रहे हैं, हो सकता है कि मिलिट्री का फोर्स कहीं उनका दूसरा अपना खुद का है वो भेज दिया जाएगा और उनके पास तो बड़े बड़े शस्त्र होंगे या मिसाइल्स होंगे, वो कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास एक ही पर्याय है, उन्होंने कहा कि लोगों को इकट्ठा लो, लोगों की संख्या बढ़ाओ। लोग मानते नहीं तो बार बार उनको कहो, उनकी दिमाग को बार बार वॉश आउट करो, तो उनको जो पहिया जो है तीसरी आंख से उनको जाके बताओ कि आपके भविष्य में ऐसा नहीं मानोगे तो बुरा हो सकता है। दूसरा धोखा क्या है, तो वो कहते हैं दूसरा धोखा है कि लोकतंत्र का जो झंडा है वो हमेशा के लिए ऊंचा रखने के लिए जो जॉन स्टुअर्ट मिल नाम का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर होकर गया है 18वीं शताब्दी में, उसने कहा है कि आपके बीच का इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी सोच अच्छी रखता हो, लेकिन उसके चरणों में अपनी आजादी मत रख दो, अन्यथा क्या होगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि अगर आप व्यक्ति को बड़ा करोगे और उसके चरणों में अपना सर डाल दोगे तो वे व्यक्ति देख लेना, वो व्यक्ति आपकी आजादी को खत्म कर देगा। ऐसी ही बात 75 साल के बाद चल रही है, ये बाबा साहब का इशारा था। इसीलिए विभूति पूजा के पीछे नहीं चलना है। चाहे आपका समन संघ का कोई व्यक्ति आगे जाकर बोलेगा कि मेरे नेतृत्व में करो, तो समझ लेना कि अलर्ट है, बाबा साहब ने महासमन पुरखों ने हमको अलर्ट किया है। एक व्यक्ति, एक विचार, एक संगठन या एक कोई पार्टी अगर देश से बड़ी होना चाहती है, बड़ा होना चाहता है, तो समझ लेना कि ये दरिया में ढकलने का प्रोग्राम चल रहा है उसका। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि डेमोक्रेसी के अस्तित्व पर भंग रखना है, अमिट रखना है, आरपी चौधरी अपना माइक बंद करें, अमिट रखना है। तो क्या तीसरी बात करनी पड़ेगी, तो कहते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, राजनीतिक लोकतंत्र है, उसको सामाजिक लोकतंत्र में जितने संभव जल्दी संभव हो आपको ट्रांसफॉर्म करना है। और इसके लिए आगे कहते हैं कि इसीलिए हर व्यक्ति ने झटना चाहिए, हर व्यक्ति ने अपनी जी जान, अपनी सारी ताकत पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करने के लिए जान लगानी है, दांव पर लगानी है जिंदगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी होती है समाज में रहने वाले लोगों की। क्योंकि आगे उन्होंने ये भी कहा है कि कानून चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, कितना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन समाज अगर उस कानून का उल्लंघन करने के लिए तैयार होता है तो कानून का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे कि उन्होंने कहा कि कानून, डेमोक्रेसी जो चलती है धर्म धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर आधारित चलती है, लेकिन धर्म अगर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को नहीं मानता है, वो ऊंच नीच की भावना मानता है, तो धर्म आपकी राह को बिगाड़ देगा और आपके सामाजिक लोगों को बताएगा कि देखो ये हमारा पुराना धर्म है और इस धर्म में हमको ऊंचा माना है, हम मुंह से पैदा हुए लोग हैं और हम आपसे सारी सारी तरीके से, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से ऊंचे लोग हैं, तो आप हमारे ही नेतृत्व में काम करो। ऐसी परिस्थिति आएगी तो ये सोशल डेमोक्रेसी नहीं हुई। समाज में जो सबसे एबल व्यक्ति होगा, सबसे काबिल व्यक्ति होगा, उसी को चुनना है आपको उसके लिए। लेकिन क्या उसकी नजर में समाज के प्रति करुणा मैत्री का भाव है? अगर नहीं है, ऊंच नीच की भावना रखता है, चातुर्वर्ण को मानता है, जातियों को मानने वाला व्यक्ति है और आपको बता रहा है कि मैं बहुत अच्छा काबिल हूं, तो गलत है। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना है सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। वो आएगी कैसे? तो कहते हैं कि सामाजिक लोकशाही का मतलब क्या है, तो कहते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, इट इज नथिंग बट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड सोशल जस्टिस। मतलब आपको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन तत्वों को चलने वाले लोग और इन तत्वों को चलने वाला समाज अगर आपके इर्द गिर्द है,
तो ही समझ लेना कि हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो आज तो ऐसा वातावरण है नहीं। आपका बजट आपको दिया नहीं जाता, आपको जो जितनी नीतियां आपके प्रति पूरी तरीके से नहीं दी जाती, कानून आपके हित में निर्णय नहीं देता, आपके जो सामाजिक रिजर्वेशन है, आपका प्रतिनिधित्व है, इसकी बात नहीं करता। इसका मतलब है हमको इकट्ठा होकर ही हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये माध्यम केवल और केवल समन संघ के पास है, क्योंकि समन संघ में आने वाले ये लोग हैं, उनका दिमाग यहाँ पर आने से पहले भले ही विषमता को या स्वार्थ को रखने वाला हो, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति आता 1 साल 2 साल 3 साल से उसकी सोच इस तरीके की होती है कि ये समन संघ महासागर है, और महासागर से अगर 10-15 लीटर का पानियों का बूंद अगर ऊपर उठकर ये सोचेगा कि मैं इस समुद्र का नेतृत्व करूंगा तो संभव नहीं है, क्योंकि उसको ऊपर उठकर फिर समाज में या समंदर में नीचे गिरना है। तो ये वाली सोच रखने के लिए हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी में सामाजिक तरीके से रहने वाले लोगों के बीच में एक चीज होती है। कौन सी होती है? कानून चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन समाज उसको नहीं मानता हो तो वो कानून चलता नहीं है। बाबा साहब कहते हैं, आज हमने देखा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। संविधान तो लॉ ऑफ द लैंड है, देश के कानूनों का कानून है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग के लोग हैं जो रिसोर्सफुल है, संसाधन से संपूर्ण है, वो लोग कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका समाज के ऊपर कंट्रोल है, समाज उनके हाथ में है। इसीलिए हमको ये तत्वों का पालन करने के लिए, समाज को हाथ में पकड़ने के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी का प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को बार बार बताना पड़ेगा, ट्रेनिंग देने पड़ेंगे, केडर लेने पड़ेंगे, एक दूसरे की सोच को बताना पड़ेगा कि भाई अकेला अगर आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या एमएलए या एमपी या कोई भी बनना चाहता है तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। 5 साल में आपको उखाड़ के फेंक दिया जा सकता है। लेकिन संघ में बैठो, संघ की नीतिमत्ता से पालन करो, प्रज्ञा में रहो और आपकी तीसरी आंख खुली रखो। समन संघ आपको बोलेगा कि ये व्यक्ति पात्र है, इसके हाथ में कमान दे दो, और समन संघ जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। तो ये वाली बात हमको सोचनी पड़ेगी, तभी जाके हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी में कन्वर्ट होगी। और सोशल डेमोक्रेसी का बेसिक बिंदु है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। इसीलिए संविधान को हमको सबसे ज्यादा ऊपर ऊंचा मानना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 1 ने ही इस देश की सीमाओं को आंका है, इस देश को नाम भी दिया, नामकरण किया, इसी ने जन्म दिया है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत बिलोंग्स टू हुम, किसकी मालकियत है, किसकी ओनरशिप है? तो कहते वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया ने भारत की पूरी बाउंड्रीज को लाया है, इकट्ठा बना के उसको नाम दिया है इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 में। तो इसमें कोई एक व्यक्ति कैसे बड़ा हो सकता है? एक व्यक्ति बिल्कुल बड़ा नहीं होगा। इसलिए हमको ये हमारी प्रज्ञा विकसित करनी पड़ेगी। इसका परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं कि अगर हम लोग इस तरीके से हमारा हमारा संघ इकट्ठा करेंगे और एक जैसे लोग तैयार करेंगे, उनको ट्रेन कराओगे, उनको केडर कराओगे और उनको फिर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए समाज में भेजोगे, तो जो समन संघ डायरेक्शन देगा वही वो फॉलोअर करेगा, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में क्यों ना हो, राजनीतिक या आर्थिक या कोई भी क्षेत्र में हो, वो बुरा काम कर ही नहीं सकता। इसलिए ये सोच हमको बनानी पड़ेगी। और इसके लिए फिर आप कहते हो कि लिथार्जी में नहीं रहना है कि मैं आज नहीं कल करूंगा, कहते कि नहीं, ऐसा अगर करोगे तो ये घटना समिति ने या संविधान समिति ने प्रचंड मेहनत करके हुए जो डेमोक्रेसी का निर्माण किया है, इसके लिए लोग उसको खत्म करेंगे। आज वैसी स्थिति हमारे सामने है। ये 5 राज्य तो एक बस थोड़ी सी चुटकी है। लोग इकट्ठा कर लो, एक जैसी सोच बना लो, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। अन्यथा सारे जो मीडियम है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट है, जुडिशियरी है, या सारे के सारे माध्यम अपने तरफ खींच लिए गए हैं। इसमें से बचने के लिए एकमात्र है, वो कहते कि बंधुता, बंधुभाव का वातावरण तभी हो सकता है जब आप सोशल इकट्ठा हो। और सोशल इकट्ठा होने के लिए उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि जैसे गिट्टी गिट्टी रेती और सीमेंट एक जगह पे आप मिक्स करा दो, वो सॉलिड नहीं हो सकते जब तक आप उसमें पानी नहीं मिलाओगे। जब तक हम लोग ये रेती गिट्टी और सीमेंट का जो मिक्सचर करेंगे, उसमें जिस वक्त आप पानी मिलाओगे, थोड़ी देर तक इंतजार करोगे, इतना सॉलिड स्ट्रक्चर हो जाएगा
आप किसी पत्थर से नहीं तोड़ सकते हो। वही सीमेंट, गेती रीति अलग अलग स्ट्रक्चर में खड़े हैं, लेकिन इसके लिए कहते हैं कि ये सोशल सोशल आइडियोलॉजी यहाँ से सीमेंटिंग प्रोसेस कर सकती है, और उसके लिए वो धर्म अपनाओ कि जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देता है आपको। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसे तैयार होती है और सोशल रेवोल्यूशन इस तरीके से तैयार हो सकती है। इन बात के ऊपर अगर हम लोग डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे और अपना खुद का स्वार्थ बाजू में रखोगे, अपना ही झंडा चलाने की कोशिश नहीं करोगे, तो ही यहाँ पर सारा कुछ संभव है। आपको जेनजी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जेनजी को सिखाना पड़ेगा कि देखो बच्चों, आप जो कोशिश कर रहे हो, आपके मन में बड़ा गुस्सा है, पर आप गलत दिशा में मत जाना। आप इकट्ठा हो जाओ, कोई जॉब मांगनी है, नौकरी मांगनी है, या अपने हिस्से का जो लोन मांगना है किसी बैंक से, तो एक अकेले मत जाना, भीड़ में चले जाना। अगर आपको लोन चाहिए और एक व्यक्ति को, केवल एकमात्र व्यक्ति को 2.5 लाख करोड़ का लोन दिया जाता है एक साल में, उसका 2.5 लाख का लोन दूसरे साल माफ कर दिया जाता है। ऐसे 938 लोगों को 1160 करोड़ रुपए एक ही साल में माफ कर दिए जाते हैं। और दूसरी ओर आपका 50,000 का लोन आपने किसानी के लिए या खेत में फसल उगाने के लिए लिया हो, और आप अगर उस साल में वापिस नहीं करते हो ब्याज के सहित, तो आपके घर की 2 व्हीलर, आपके घर का टीवी, आपके घर के संसाधन को जब्त कर कर ले लिया जाता है। ये स्ट्रक्चर आपको अगर तोड़ना है तो कोई भी चीज इकट्ठा होकर करो, ग्रुप में करो, झुंड में करो। ये सारा कुछ हम मधुमक्खी से सीखते हैं, जानवरों के झुंड से सीखते हैं, सारी नेचुरल बात करते हो। उनकी तो बोली भाषा भी नहीं होती, उनको तो बात भी नहीं कर सकते, सोच भी इधर उधर की शेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो नैसर्गिक रूल को जानते हैं। इंसान ही ऐसा एक जानवर है, ऐसा प्राणी है जिसको कि डायलॉग करना पड़ता है, सोच एक दूसरे के साथ साझा करनी पड़ती है। इसीलिए समन संघ कह रहा है कि सोच एक जैसी करो तो पहचान एक जैसी हो जाएगी, और सोच और पहचान के साथ चलोगे तो आपको पहचान देने की जरूरत नहीं। लोग बोलेंगे कि वो लोग देखो, 1,000 लोगों ने लखनऊ में 31 मई को एक बड़ी मीटिंग लगाई है, फिजिकल मीटिंग लगाई है। ये 1,000 लोग एक जैसी सोच रखने वाले लोग हैं, इनके पीछे मत लगना, क्योंकि इनकी ताकत शेर जैसी ज्यादा हो जाती है। उनका जो हॉर्स पावर है, मतलब वो जो एनर्जी है, सामाजिक एनर्जी, वो कहीं गुना ज्यादा है, तो लोग हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समन संघ कहता है कि आपको 31 मई जैसे प्रोग्राम के लिए या संगीति के लिए, या हमारा जो उत्सव मना रहे हैं हम लोग समन संघ की स्थापना का, उसके लिए आपको इकट्ठा आना पड़ेगा। इतना इकट्ठा आने की बस बात शुरू कर दो, लोगों के बारे में चिंता मत करो कि लोग आते ही नहीं है, नहीं आते, अपना काम जारी रखो। क्योंकि कर्म का विपाक जब तक नहीं होता ना, कर्म जब आपका परिपक्व नहीं होता, जैसे किसी पेड़ का जो फल होता है, एकदम से छोटा फल है और उसको बोलते कि इसको चखने के बाद मिठास नहीं मिलती। आम देखो हरा है, पर मैं खा कर देख रहा हूँ, ये तो खट्टा लग रहा है। आम को पकने की प्रोसेस होती है, जब आम पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है। ऐसा ही आपकी सोच को लगातार बनाए रखो, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, आपका काम कर लो। आम पक जाएगा, लोग पक जाएंगे, और लोग आपके पास आम की तरह खुद होकर आएंगे, गिर पड़ेंगे आपके सामने आकर। तो ये इसका इंतजार करो, पेशेंस रखो, सारा कुछ अच्छा होने वाला है। और दूसरा, आपको कितनी भी तकलीफ देने की कोशिश, भला बुरा कहेगा, गाली गलौज देता रहेगा, बहुत कुछ आपके साथ गलत व्यवहार करेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अपने टारगेट के ऊपर, घोड़े की जो हम टांगे का, घोड़े को जो 2 आंखों के सामने झापड़ लगाती है ना, उस तरीके का काम करना शुरू रखो, उम्मीद रखो, होप रखो। एक दिन अच्छा दिन आने वाला है, और आएगा, जरूर आएगा। क्योंकि आप बुरी बात नहीं कर रहे हो, अच्छी बात करते रहने वालों को एक ना एक दिन उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। ये केवल मात्र झूठी बात नहीं है, सच बात है, दिल की बात है। इसके ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसे 5 राज्यों के, 10 राज्यों के, या पूरे देश के कितने भी इलेक्शन हो जाने दो, कितने भी लोग सामाजिक दृष्टि से बिखरे हुए रहने दो, आपके मन में विश्वास पैदा करो। विश्वास परम न्याति, विश्वास सबसे बड़ा नाता है। समन संघ इसी नाते को सारे समाज में पिरोने के लिए, बांधने के लिए इसका धागा लेकर खड़ा है, वो सारे लोगों को इकट्ठा बांध रहा है। अगर मेरी बात में अगर कुछ गलत हुआ हो तो समन संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। जय भीम, नवोदय, सारे पुरखों को संघं नमामि वंदामि।